नमस्ते मित्रों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शब्द विचार चैप्टर। शब्द विचार वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैं शब्द किसे कहते हैं या शब्द किसे कहते हैं या पद किसे कहते हैं या शब्द की क्या विशेषताएं होती हैं, ये इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज पढ़ा रहा हूँ शब्द के भेद। शब्द के वस्तुतः मैं इतनी चीजें लिखा हूँ। देखिए हिंदी कोई कठिन नहीं है। हिंदी को कई बार क्या है, जो आप पढ़े रहते हैं वही आता है, बस वहां कुछ बहुत चीजें नाम परिवर्तन के साथ आ चुकी होती हैं। जैसे आप पढ़े रहते हो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। लेकिन वहां उत्पत्ति न कहकर विकास पूछ देगा, क्योंकि उत्पत्ति और विकास एक ही चीज है। अभी समझा रहा हूं आपको मैं। विकास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये पूछ देगा। आप कहेंगे तो विकास के आधार पर तो पढ़ा ही नहीं है। इसलिए आप जब मेरी क्लास में आते हैं, आप जब मेरे चैनल पर आते हैं, तो मैं आपको नई नई जानकारियां देता हूं, बेहतर जानकारियां देता हूं और परीक्षा उपयोगी जानकारियां देता हूं। इसलिए आप लोग क्या करें, आप एक एक वीडियो को बहुत पूरा देखो और बहुत अच्छी तरह समझें। मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप मेरी क्लास में नई कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे। आपको हिंदी आती है, आपने हिंदी पढ़ी है, लेकिन आप इस चैनल में, इस क्लास में कुछ नई चीजें सीखोगे। ये मैं आपको आश्वासन नहीं देता हूं, गारंटी देता हूं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत सूक्ष्म जानकारियां मैं आपको दूंगा, क्योंकि हिंदी कठिन तो नहीं है, लेकिन हिंदी को पूछने का तरीका बदल चुका है। हिंदी को कठिन नहीं है, उसको कुछ दूसरे तरीकों से जब पूछा जा रहा है तो आपको कठिन लगने लग गई है। हिंदी कठिन नहीं है। आप आज शुरू करते हैं हम। कल हमने पढ़ा था, या इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था शब्द। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द किसे कहते हैं, पढ़ा था। आज हम शब्द के भेद, हेडिंग डाल दीजिए शब्द के भेद। अब देखिए शब्द के भेद। देखिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। एक तो यही क्वेश्चन है, शब्द के कितने भेद होते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आता है, शब्द के कितने भेद होते हैं। हम आपको एक बात बता देते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं अगर पूछे तो 4 भेद होते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आयोग इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कई बार और इसका आंसर 4 बना चुका है। और कई पुस्तकें पढ़ोगे तो उसमें 5 भेद या 6 भेद भी दिए हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। आयोग पहले ही इस आंसर को बना चुका है। और दूसरा, शब्द के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। शब्द के 4 भेद ये लिखा हूं, देखिए। नंबर 1 लिखते रहेंगे आप। शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति, स्रोत, विकास या इतिहास के आधार पर। मैं समझाऊंगा इसको, मैं इसको समझाऊंगा ये क्या है। उत्पत्ति, स्रोत, विकास या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत, विकास या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति ऑब्लिक स्रोत ऑब्लिक विकास या इतिहास के आधार पर। तो आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इतिहास के आधार पर, शब्द के विकास के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर ही। व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं इसको, उत्पत्ति को। नंबर 2 लिखे, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, अर्थ या शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर। देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है, शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द की अपनी शक्ति है, उसके शब्द शक्ति भी एक चैप्टर आता है, वो ही पढ़ाऊंगा। पर शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर, अर्थ या शब्दों में निहित। नंबर 4, व्याकरणिक प्रकार या प्रयोग रूप रूपांतर के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार या प्रयोग रूप रूपांतर के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार या प्रयोग रूप रूपांतर के आधार पर। ठीक है, 4 भेद होते हैं। आप चारों लिखिए। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं शब्द के, ये 4। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आए और पहले आयोग इसका आंसर बना चुका है 4, इसलिए इसका आंसर 4 है। कई पुस्तकों को पढ़ोगे तो कहीं अलग अलग जगह कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अब हम पढ़ रहे हैं 4 भेद, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, उत्पत्ति, स्रोत, विकास या इतिहास के आधार पर। फर्स्ट इसको पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति, स्रोत, विकास या इतिहास के आधार पर। ठीक है, हम पहले इसको समझाते हैं, ये उत्पत्ति, स्रोत, विकास या इतिहास क्या है। ध्यान दीजिए। अगर हम कहें हिंदी में अधिकतम, मैं अधिकतम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अधिकतम शब्दों का प्रयोग संस्कृत से हुआ है।
माने हिंदी में अधिकतम शब्द संस्कृत से आए हैं। अधिकतम मतलब 80-90% शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से हिंदी में शब्द आए हैं और हिंदी की जननी भी संस्कृत है। तो हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से हुई है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ोगे तो उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कृत से। स्रोत क्या है हिंदी का? हिंदी का बहुत बड़ा स्रोत क्या है? संस्कृत। तो उत्पत्ति संस्कृत, स्रोत संस्कृत। और हिंदी के शब्दों का मैं फिर दोहरा रहा हूं, हिंदी में अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था 80-90% शब्दों का 80-90% शब्द हिंदी में संस्कृत से आए। तो उनका विकास कहां से हुआ है? चाहे वो तत्सम के रूप में हुआ या तद्भव के रूप में, कहां से हुआ है? संस्कृत से। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। हिंदी का विकास संस्कृत, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से, हिंदी का स्रोत संस्कृत है, हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है और हिंदी का अधिकांश इतिहास किससे जुड़ा है? संस्कृत से जुड़ा है इतिहास के आधार पर। इसलिए ये कोई अगर हम कहें उत्पत्ति या स्रोत या फिर विकास या इतिहास एक ही चीज है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, अगर पूछ दिया जाए इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। या फिर आपसे पूछ दिया जाए विकास के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, इसके आधार पर 4 भेद होते हैं और रचना बनावट के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 4 और व्याकरणिक प्रकार्य प्रयोग रूप रूपांतर के आधार पर 2। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं इनके आगे, पर मैं इन सबको पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ा रहा हूं उत्पत्ति, स्रोत, विकास। मैंने बताया उत्पत्ति संस्कृत से हुई, हिंदी का स्रोत संस्कृत है, विकास संस्कृत से हुआ, इतिहास संस्कृत से जुड़ा है, इसलिए एक ही चीज है। अब देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर संस्कृत के 4 भेद होते हैं। देखिए 4 कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। देखिए इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हैं आप। इनको लिखना चाहें तो लिख दीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशी या आगत। अब देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। हिंदी में शब्द कहां से आए? हिंदी में शब्द कहां से आए? चर्चा में तो ये बता चुके हैं हम, या आप जानते हैं क्या? हिंदी में अधिकांश शब्द कहां से आए? संस्कृत से आए, चाहे वो थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आए या बिना परिवर्तन के आए। अब आप कहोगे बिना परिवर्तन क्या है? तत्सम, बिना थोड़ा सा परिवर्तन के साथ तद्भव। तो इसको डीप पढ़ने की आवश्यकता है, कैसे पाली प्राकृत अपभ्रंश से होकर आए, या सर्वनाम शब्द कैसे तत्सम है, या क्रियापद तद्भव है, या क्रियापद कैसे तद्भव है, या तत्सम क्या है। अब देखिए उत्पत्ति, स्रोत, विकास, इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इनको लिख चुके अगर हैं तो आप पहली हेडिंग डालेंगे तत्सम, पहली हेडिंग तत्सम। आप ऊपर तो एक चीज ये कहोगे क्या? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? एक ऊपर आप कहेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। आप एक सामान्य सी परिभाषा दे देंगे तत्सम शब्द की, क्या? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए हैं। ये परिभाषा सही है, परंतु इसको और अच्छी तरह मैं समझाता हूं। क्या हर तत्सम शब्द का तद्भव होगा? क्या हर तत्सम तद्भव में कन्वर्ट होगा, या फिर हर तद्भव तत्सम में कन्वर्ट होगा? क्या इसको जानते हैं, ठीक है। पहले लिखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से, तत् और सम से बना है। तत् और सम, तत् सम उसके समान। तत्सम शब्द जो उसके समान है, बिल्कुल समान है। किसके? मैं अभी बताया हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो तत्सम माने उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। समान माने ज्यों के त्यों समान, इसलिए तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बन गया। तत् और सम, जो उसके समान है, संस्कृत के समान जो शब्द हैं, ज्यों के त्यों हैं आप जो बोलते हैं। लेकिन पहले लिखिए इसकी परिभाषा। मैं इसमें एक चीज ऐड करके आपको बताऊंगा। पहले लिखिए क्या? तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम, तत् प्लस सम,
तत् धन सम, दो शब्दों से मिलकर बना तत् धन सम, जिसका अर्थ है उसके समान, जिसका अर्थ है उसके समान, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः हिंदी के वे शब्द लिखिए, अतः हिंदी के वे शब्द, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से, जो संस्कृत के समान है, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान है। अतः हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान है, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान है, या संस्कृत से हिंदी में, या संस्कृत से हिंदी में, या संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों आ गए हैं, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक नोट करके लिखिए, नोट इसमें। अब आप ये बताइए, क्या आपको मैं एक शब्द लिख देता हूं ऋतु, मैंने एक शब्द लिख दिया ऋतु, क्या ये ऋतु शब्द, आप इतना तो पता है ऋतु शब्द तत्सम है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता तत्सम, भाई हम इसमें पहले ही चर्चा कर चुका हूं, री से शुरू होने वाले हर शब्द तत्सम होते हैं। हिंदी में जितने भी शब्द री से शुरू होते हैं ना वो तत्सम होते हैं, अर्थात वो संस्कृत के होते हैं। हिंदी में री से कोई शब्द शुरू नहीं होता, संस्कृत का शब्द है ये, और संस्कृत का हिंदी में आया है ज्यों का त्यों, तो क्या कहलाएगा तत्सम, तब क्या कहलाएगा तत्सम। तो री से, अब फिर आप कहेंगे, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, री से अगर हिंदी में कोई शब्द शुरू नहीं होता तो ऋचा क्या है, फिर ऋचा संस्कृत है, भाई री से शुरू हो रहा है तो संस्कृत का शब्द है। हम पहले ही कुछ कह चुके हैं, री से जितने भी आप शब्द लिखते हैं, ऋग्वेद, ऋचा, ऋतु, जितने भी शब्द लिखते हैं, ऋषि, सब संस्कृत के शब्द हैं, वो सब तत्सम है, अर्थात संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं। अब ये तत्सम शब्द है, री से जो भी शब्द शुरू होगा तत्सम होगा, क्योंकि री से हिंदी में कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो तत्सम। अब देखिए, अब ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, हर तत्सम का तद्भव नहीं होता है, हर तत्सम का तद्भव नहीं होता है, इसलिए नोट करके लिख दीजिए, लिखिए हर तत्सम शब्द का तद्भव होना आवश्यक नहीं है, हर तत्सम शब्द का तद्भव होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। जैसे ऋतु तत्सम शब्द है पर इसका तद्भव नहीं है, जैसे ऋतु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नहीं है। ठीक हो गया? आप एक तो ये समझ गए आप तत्सम शब्द, आपको याद रखना है तत्सम शब्द, हर तत्सम का तद्भव हो ये जरूरी नहीं है। तद्भव शब्द, हेडिंग लिखिए तद्भव, तद्भव। अब हमने आपसे क्या कहा ना, हर तत्सम का तद्भव होना जरूरी नहीं है, हर तत्सम शब्द जैसे ये है इसका तद्भव बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तद्भव शब्द है, तद्भव है, तो तत्सम का, हर तत्सम का तद्भव तो नहीं हो रहा, हर तद्भव का तत्सम हो सकता है क्या, होगा। लिखेंगे पहले इसको, तद्भव जानते हैं, लिख दिया ना हेडिंग तद्भव शब्द। देखिए तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भाव, तो का दो बन गया व्यंजन संधि के कारण, व्यंजन संधि के कारण तो का दो हो जाता है तद्भव। तद्भव जो उससे पैदा हुए हैं, भव, भू भव माने क्या होता है, भव माने पैदा होना, भवति भवतः भवंती संस्कृत में रूप चलते हैं ना, भवति भवतः भवंती पैदा होना, या भव माने संसार भी होता है, हाँ भव माने संसार भी होता है। इसके दो अर्थ हैं, एक दो अर्थ है, भव माने पैदा होना, भव माने संसार भी होता है, अनेकार्थी शब्द है भव। भव पार करो भगवान तुमरे शरण परे, भव पार करो माने संसार से पार करो, संसार भी भव का अर्थ होता है, भव का अर्थ पैदा होना भी होता है। अब हमें यहां पर भव का अर्थ पैदा होने से, संसार से नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। भव माने पैदा होना, भू भव, भव माने पैदा होना, तद्भव जो उससे पैदा हुए हैं, उससे ज्यों के त्यों आए हैं, सम समान आए हैं तो तत्सम, भव पैदा होकर आए हैं तो तद्भव। पहले आप समझ जाना, तद्भव उससे पैदा होकर आए हैं। अब कैसे पैदा होकर आए, ध्यान देना, कैसे पैदा होकर आए। तद्भव शब्द ना संस्कृत से हिंदी में
परिवर्तन के साथ कैसे आए? कई लोग परिभाषा क्या बता देते हैं, आप लोगों को भी जो परिभाषा आपने बचपन से पढ़ी है या रटी है वो ये है, सही है वो, लेकिन इसमें कुछ चीजें और बताता हूं। क्या आपने जो परिभाषा रटी है वो क्या है? वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। सही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ? फिर आप कहेंगे प्रयोग के कारण। हम सही है, पर इसमें ध्यान देना, संस्कृत से हिंदी में आते आते डायरेक्ट हिंदी तो बनी नहीं संस्कृत से। हिंदी का विकास एक चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप सुनिए। हिंदी से, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश से होकर खड़ी बोली से हिंदी बनी है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद हिंदी का निर्माण हुआ है। कहां से? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश से होकर खड़ी बोली से यहां हिंदी बनी है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया में शब्द थोड़ा सा परिवर्तित तो हो ही जाएंगे। इतनी, जब आप ना एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो आपके स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। कहीं पर ठंडा हो तो आदमी कैसा हो जाता है, कहीं पर ज्यादा गर्म होता है तो आदमी का स्वरूप कैसा हो जाता है। पानी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है ना, क्लाइमेट का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। वैसे लंबी विकास यात्रा का शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ा? लंबी विकास यात्रा का शब्दों पर यह प्रभाव पड़ा। विकास यात्रा क्या है? संस्कृत से पाली से प्राकृत से अपभ्रंश से खड़ी बोली से हिंदी बनना। इतनी लंबी प्रक्रिया में क्या हुआ? शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया। वो आ ही जाता है, शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया। फलस्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित होकर हिंदी में जब पहुंचे तो तद्भव कहलाए। भाव माने पैदा हो गए, संस्कृत से पैदा होकर हिंदी में आए। लेकिन इनका स्वरूप संस्कृत से मिलता जुलता होगा। कैसे परिवर्तन हुआ है आपको अंदाज आ सकता है। मैं आगे को पूरी एक सारणी आपको दूंगा। कौन से ज्यादा एग्जाम में तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो तत्सम, या कौन से तद्भव जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक सारणी में आपको देने वाला हूं। आप इंतजार कीजिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए, इसलिए क्या लिखेंगे? लिखिए पहले इसकी परिभाषा। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है तत् धन भव। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है तत् धन भव। भव, तत् धन भव, जिसका अर्थ होता है उससे पैदा होना। जिसका, भव माने पैदा होना, जिसका अर्थ होता है उससे पैदा होना, उससे पैदा होना, पैदा होना। अतः वे शब्द जो, अतः वे शब्द जो, अतः वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आ गए हैं। आगे और लिखा रहा हूं, पहले ये लिखिए। संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आ गए हैं। संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आ गए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। लिखिए, संस्कृत से हिंदी में आते समय तद्भव शब्द, संस्कृत से हिंदी में आते हुए तद्भव शब्द, तद्भव शब्द पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश के माध्यम से तद्भव बन पाए हैं। तद्भव बन पाए हैं। पाली प्राकृत अपभ्रंश के माध्यम से तद्भव बन पाए हैं। अर्थात संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश आदि माध्यमों से हिंदी में परिवर्तन के साथ आए हैं। आदि माध्यमों से हिंदी में परिवर्तन के साथ आए हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, मैं दोनों लिखा रहा हूं, तत्सम और तद्भव एक साथ लिखा रहा हूं। अब कुछ चीजें नोट करके एक चीज लिखिए, नोट, अगर नोट कर देना, हाँ ध्यान देना। अगर मैं माना यहां पर एक शब्द लिखता हूं, ये तो तत्सम है, इसका तद्भव नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा तत्सम लिखता हूं जिसका तद्भव है, जैसे दधी। दधी संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, इसका तद्भव बनाते हैं तो दही, है ना। थोड़ा सा परिवर्तन के साथ दधी से दही बन गया,
दधी दही बनते बनते पाली प्राकृत अपभ्रंश से होकर यहां पहुंचा है। चाहे अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली हो, चाहे अन्य भाषाएं हो, वो उनके माध्यम से यहां पहुंचा है। अब दधी शब्द दही, अब ध्यान देना, ये तत्सम था, ये तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव, ये तद्भव है तो इसका तत्सम, इसका तद्भव नहीं है। देखिए पहले चर्चा कर चुका था, तत्सम तो है, इसका तद्भव है जरूरी नहीं, लेकिन ये तद्भव है तो इसका तत्सम होगा, ये जरूरी है। क्योंकि वो अगर पैदा हुआ है तो किससे पैदा हुआ है, वो तो होगा ही, इससे कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन ये पैदा हुआ है तो इससे, इसलिए तत्सम, तत्सम का तद्भव हो ये जरूरी नहीं, लिख चुके हो आप ऊपर, लेकिन तद्भव तत्सम से पैदा हुआ है, इसलिए हर तद्भव का तत्सम होना जरूरी है, आवश्यक है, अवश्य होगा। इसलिए नोट में क्या लिखेंगे, हर लिखिए, हर तद्भव शब्द का तत्सम होना आवश्यक होता है, हर तद्भव शब्द का तत्सम अवश्य होता है, हर तद्भव शब्द का तत्सम अवश्य होता है। जैसे एक तरफ लिख देंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, यहां तत्सम, यहां तद्भव, तत्सम तद्भव लिख दिया। जैसे तत्सम तद्भव, तो तत्सम के नीचे क्या लिखेंगे, तत्सम के नीचे दधी, तद्भव के नीचे दही, या फिर देखिए योगी, योगी, योगी का जोगी, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हिंदी में। अब ये तद्भव है तो इसका तत्सम है ही है, तत्सम तद्भव है तो उसका तत्सम होना जरूरी है। जैसे अग्नि, अग्नि का आग, या फिर और कोई लिखते हैं जैसे रात्रि, रात्रि का रात, रात्रि रात, ठीक है। अब जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं ना, उनकी एक लिस्ट में आपको शब्द विचार के लास्ट वाले टॉपिक में दूंगा। जब शब्द विचार चैप्टर खत्म होगा, लास्ट में मैं आपको क्या दूंगा, जो अधिकांश ऐसे शब्द जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव, वो मैं आपको एक पूरी लिस्ट आपको उपलब्ध कराऊंगा इसी कक्षा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ही। अब लिखिए आप तीसरा लिखिए, देशज ऑब्लिक देशी शब्द, देशज ऑब्लिक देशी शब्द, देशज ऑब्लिक देशी शब्द। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी दो शब्द हैं, देश, पहले देख लीजिए फिर लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा फिर, धन जौ, यहां पर जौ और देश दो शब्द हैं। जौ का अर्थ क्या होता है, पैदा होना, कल भी इससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा किया था। कुछ शब्द ऐसे लिखाऊंगा मैं जिसका अर्थ क्या होता है, जौ माने पैदा होना, देश माने देश, जौ माने पैदा होना। जौ का अर्थ जहां भी आई, जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, जौ माने पैदा होना, कीचड़ में पैदा होने के कारण कमल। जैसे अग्रज, अग्र माने आगे, जौ माने पैदा होना, आगे पैदा हो गया तो बड़ा भाई अग्रज, जौ माने पैदा होना। अनुज, अनु माने पीछे, जौ माने पैदा होना, पीछे पैदा होना, छोटा भाई जो बाद में पैदा हो, अनुज। कितने, जलज, जल, जल माने जल, जौ माने पैदा होना, जल माने जल, जल में पैदा होना, जल में जो पैदा हो जलज। जैसे कमल, कमल जल में पैदा होता है, जलज। इसलिए जौ माने पैदा होना, याद कर लेना, जौ माने पैदा होना। देश माने देश, देश का अर्थ इस देश से है, भारत देश से है। अब देखिए, देश धन जौ, जो शब्द इसी देश में पैदा हुए हैं। अब कैसे हो गए इस देश में पैदा, हम संस्कृत से पैदा हुए नहीं कह रहे हैं, संस्कृत से आए नहीं, संस्कृत से पैदा हुए नहीं, इस देश में पैदा हुए हैं, संस्कृत से अभी नहीं। हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, या तो संस्कृत से हुई जो कहते हो, या संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन के साथ हुई, या फिर इसी देश में से, कहां से हुई इस देश में। देखिए, देश धन जौ, इस देश में ही जौ माने पैदा होना, जो शब्द देश में ही पैदा हुए। कैसे लिखा रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिए पहले। क्या, इस देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लोक भाषाएं हैं। इस देश की भाषाओं और बोलियों से बहुत सारे शब्द प्रसिद्ध होकर हिंदी में आ गए हैं, बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए हैं इस देश की बोलियों और भाषाओं से। जैसे एक शब्द है पगड़ी, पगड़ी पंजाबी का एक शब्द है, पगड़ी पंजाबी का एक शब्द है। पंजाबी भाषा से प्रसिद्ध होकर
पगड़ी हिंदी में आ गया, आज पगड़ी को हम पगड़ी ही बोलते हैं हिंदी में। वो इसी देश की पंजाबी भाषा का शब्द है, इसलिए हिंदी में पगड़ी बोलते हैं। तो वो देशज शब्द हो गया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो इसी देश की भाषा से जो मैंने पैदा हुआ है, देशज हो गया, या देशी शब्द कहला सकता है। हो सकता है तमिल का कोई शब्द बहुत प्रसिद्ध होकर हिंदी में आ गया हो सकता है मराठी का कोई शब्द बहुत प्रसिद्ध होकर हिंदी में आ गया हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इसी देश की बोलियों, उपभाषाओं, भाषाओं से पैदा होकर हिंदी में आए हैं, इसलिए इनको देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? आप आंसर में इतना नहीं ले सकते जो इस देश की भाषाओं से, इस देश की भाषाओं, बोलियों से हिंदी में आ गए, उनको देशज शब्द कहा जाता है। लिखो, वे शब्द जो इस देश की बोलियों, भाषा, वे शब्द जो इस देश की बोलियों, भाषाओं से, वे शब्द जो इस देश की बोलियों, भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। देश धन जौ, देश धन जौ, अर्थात वे शब्द जो इसी देश से, वे शब्द जो इसी देश की भाषाओं या बोलियों से पैदा होकर हिंदी में आए हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। पैदा होकर हिंदी में आए हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, ठुमरी, जूता, खटपट, अंटी आदि आदि। ये बाद में आप समझ जाएंगे, मैं आपको लिस्ट भी देने वाला हूं। अब देखिए, अब लिखिए नेक्स्ट, विदेशी या आगत शब्द। विदेशी या आगत शब्द, विदेशी या आगत शब्द किसे कहते हैं? हेडिंग लिख दी ना, विदेशी। विदेशी शब्द तो जानते ही हो, विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो विदेश से आए हैं। आगत माने आना, कभी कभी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। निम्नलिखित में से आगत शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द का चयन कीजिए तो सरल है, आगत शब्द का चयन कीजिए थोड़ा सा। इसको आगत माने भाई विदेशी आए हैं, जो आगत माने आए, कहां से आए? विदेश से आए हैं, दूसरे देश की भाषाओं से आए हैं, चाहे उर्दू से आए हैं, चाहे अंग्रेजी से आ गए हैं। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है स्टेशन, हिंदी में प्रयुक्त तो होता है, उसके लिए स्टेशन ही होता है। जैसे अरबी का एक शब्द है अखबार, हिंदी में अखबारी बोल देते हैं, उसको समाचार पत्र होना चाहिए था, अखबार बोल देते हैं, अरबी का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द हो रहा है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। यह दूसरे देश की भाषाओं से आए हैं, इस देश की भाषाओं से नहीं। इस देश की भाषाओं से तो देशज हो जाएगा, दूसरे देश की विदेशी भाषाओं से जो आए हैं तो आगत। इसलिए आगत या विदेशी एक ही चीज है। लिखिए, वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से प्रसिद्ध होकर हिंदी में आ गए हैं, दूसरे देश की भाषाओं से प्रसिद्ध होकर हिंदी में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे मुहावरा डैश अरबी, मुहावरा डैश अरबी। चाय डैश चीनी, चाय शब्द चीनी आदि। अन्य में आपको बहुत बार एग्जाम में क्या आता है ना, एक बार एग्जाम में अखबार शब्द किस भाषा का है ये आया था और ऑप्शन बना दिया था। ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत, लेकिन वही शब्द आपके एग्जाम में आते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। जैसे चाय शब्द के लिए आप चाय शब्द बोलते हो, अखबार बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो शब्द का, है ना, या मुहावरा शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हो जो अरबी का है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से बहुत प्रसिद्ध हैं, आप यूज करते हो जिनको, उन्हीं को एग्जाम में पूछता है। तो एग्जाम में कौन से शब्द विदेशी पूछे जाते हैं, कौन से शब्द तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक लिस्ट के रूप में मैं आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। चैप्टर जब शब्द विचार में इतने सब चीज पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको ये उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यू नोट्स बनाइए। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले पूरे वीडियो देख लीजिए और एक शुरुआत से ही लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक पढ़ाई वालों तक शेयर कीजिए, ऐसी हम आशा रखते हैं।
धन्यवाद।